भारतीय राजनीति में चीफ मिनिस्टर का पद सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं होता, बल्कि वो उस राज्य की पॉलिटिकल दिशा, गवर्नेंस कल्चर और जनता की एस्पिरेशंस का प्रतीक होता है। आजादी के बाद से लेकर हाल के दशकों तक ज्यादातर राज्यों में चीफ मिनिस्टर वही नेता बनता था जिसकी अपनी मास अपील होती थी, जो ग्राउंड पॉलिटिक्स से निकला हुआ होता था और जिसने ईयर्स तक संगठन में काम करके अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर चयन को लेकर एक अलग ही स्ट्रैटेजिक मॉडल अपनाया, जिसने पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में एक नई बहस को जन्म दिया। ये बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या लीडरशिप कंट्रोल के नाम पर रिलेटिवली लाइटवेट नेताओं को चीफ मिनिस्टर बनाना लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सही रणनीति है या नहीं। 2019 के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में ऐसे चीफ मिनिस्टर्स चुने जिनका न तो कोई बड़ा पॉलिटिकल बेस था और नहीं वे जनता के बीच बड़े चेहरे माने जाते थे। इस अप्रोच के पीछे रीजनिंग साफ थी। टॉप लीडरशिप का मानना था कि स्ट्रॉन्ग मास लीडर्स अक्सर इंडिपेंडेंट पावर सेंटर्स बन जाते हैं जो हाई कमांड के लिए फ्यूचर में चैलेंज पैदा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को आगे लाया गया जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हो, जिनकी पॉलिटिकल डिपेंडेंसी केंद्र पर बनी रहे और जो सेंट्रल लीडरशिप की रणनीति को बिना सवाल किए इंप्लीमेंट करें। इस मॉडल को इनफॉर्मल तौर पर कंट्रोल बेस्ड गवर्नेंस कहा जाने लगा, जहां चीफ मिनिस्टर एक ऑटोनोमस पॉलिटिकल एक्टर की बजाय एक मैनेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है। शुरुआत में ये स्ट्रैटेजी इलेक्टोरल टर्म्स में सफल दिखी। बीजेपी की चुनावी मशीनरी, प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी और डबल इंजन नैरेटिव ने कई राज्यों में पार्टी को जीत दिलाई। जनता को यह मैसेज दिया गया कि जब केंद्र और राज्य में सैम पार्टी की सरकार होगी तो डेवलपमेंट फास्ट होगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्मूथ होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्राउंड रियलिटी ने इस नैरेटिव को चैलेंज करना शुरू कर दिया। गवर्नेंस फेलियर्स, प्रशासनिक कंफ्यूजन और पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन धीरे धीरे सरफेस पर आने लगे। MSN पर प्रकाशित आर्टिकल इसी पॉलिटिकल शिफ्ट की ओर इशारा करता है, जहां बीजेपी के भीतर ही ये रियलाइजेशन उभर रही है कि लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स का प्रयोग अब उल्टा असर दिखाने लगा है। जिन नेताओं को इसलिए चुना गया था ताकि वे हाई कमांड के लिए नॉन थ्रेटनिंग रहें, वही नेता अब प्रशासनिक दबाव, क्राइसिस मैनेजमेंट और पब्लिक कम्युनिकेशन में कमजोर साबित हो रहे हैं। कई राज्यों में ये देखा गया कि जब सेंसिटिव इश्यूज सामने आए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स या पब्लिक आउटरीच से जुड़े मामले, तो चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप क्लैरिटी मिसिंग रही। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है पब्लिक परसेप्शन। भारतीय मतदाता भले ही नेशनल इलेक्शंस में बड़े नैरेटिव से प्रभावित होते हों, लेकिन स्टेट लेवल पर गवर्नेंस का अनुभव डायरेक्ट और पर्सनल होता है। सड़कें खराब हो, पानी कंटामिनेटेड हो, क्राइम बढ़े या प्रशासन इनसेंसिटिव दिखे, तो उसका सीधा असर चीफ मिनिस्टर की इमेज पर पड़ता है। जब सीएम खुद जनता के बीच कॉन्फिडेंट और क्रेडिबल नहीं दिखता, तब पार्टी की पूरी गवर्नेंस स्टोरी कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि लाइटवेट लीडरशिप का बर्डन अब बीजेपी की टॉप ब्रास तक पहुंच रहा है। इस स्ट्रैटेजी का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये भी रहा कि इंटरनल पार्टी डिसेंट बढ़ने लगा है। जब चीफ मिनिस्टर कमजोर होता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, MLAs और रीजनल लीडर्स के बीच पावर स्ट्रगल तेज हो जाती है। कई बार ये इंटरनल राइवलरी, मीडिया लीक्स, फैक्शनल फाइट्स और पब्लिक एम्बैरसमेंट का कारण बनती है। पार्टी के भीतर से ही गवर्नेंस फेलियर्स की जानकारी बाहर आने लगती है, जिससे ऑपोजिशन को नैरेटिव बनाने का मौका मिलता है। बीजेपी जैसी डिसिप्लिन्ड पार्टी के लिए ये स्थिति अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल और मैसेज डिसिप्लिन रही है। ये पूरा मुद्दा सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर के ब्रॉडर सवालों से भी जुड़ता है। चीफ मिनिस्टर का पद अगर सिर्फ सिंबॉलिक या कंट्रोल बनकर रह जाए, तो राज्य सरकार की ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दोनों प्रभावित होती है। केंद्र से एक्सेसिव कंट्रोल स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग को कमजोर करता है। हर राज्य की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज अलग होती है और उनके लिए ग्राउंड कनेक्टेड लीडरशिप की जरूरत होती है, न कि सिर्फ सेंट्रली अप्रूव्ड फेसेस की। इसलिए लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स की स्ट्रैटेजी पर उठ रही ये बहस सिर्फ एक पार्टी की इंटरनल समस्या नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस मॉडल बनाम लीडरशिप मॉडल की लड़ाई है। सवाल यह है कि क्या इलेक्शंस जीतना ही सफिशिएंट है या फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी के लिए मजबूत और ऑटोनोमस राज्य नेतृत्व भी जरूरी है। आने वाले वर्षों में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीख लेती है। लेकिन इतना तय है कि चीफ मिनिस्टर चयन का ये मॉडल अब अनक्वेश्चन नहीं रहा है। यही इस टॉपिक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है।
ये भारतीय राजनीति के फ्यूचर स्ट्रक्चर, केंद्र राज्य संबंधों और लीडरशिप डेवलपमेंट के डायरेक्शन को डिफाइन करने वाला मुद्दा बन चुका है। बीजेपी द्वारा लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स चुनने की रणनीति को समझने के लिए हमें इसके पीछे काम कर रहे पॉलिटिकल सिस्टम और डिसीजन मेकिंग कल्चर को गहराई से देखना होगा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि धीरे धीरे विकसित हुआ एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप मॉडल था, जिसका मकसद पार्टी कोहेजन बनाए रखना और इलेक्टोरल डोमिनेंस को लॉन्ग टर्म में सिक्योर करना था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को एक हाईली डिसिप्लिन्ड और कमांड ड्रिवन स्ट्रक्चर में बदला, जहां पॉलिसी, नैरेटिव और लीडरशिप सिलेक्शन तक के फैसले टॉप लेवल से तय होने लगे। इस सिस्टम में चीफ मिनिस्टर का रोल फंडामेंटली बदल गया। वो अब एक मास लीडर से ज्यादा एक एग्जीक्यूशन मैनेजर बनता चला गया। इस बदलाव का पहला कारण था स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर से जुड़ा डर। भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा है जहां पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स ने नेशनल लीडरशिप को चैलेंज किया, अपनी अलग पहचान बनाई और कभी कभी पार्टी लाइंस तक तोड़ दी। बीजेपी लीडरशिप ये मानने लगी कि अगर राज्यों में कैरिस्मेटिक और ऑटोनोमस लीडर्स उभरते रहें, तो वे फ्यूचर में इंटरनल कंपटीशन पैदा कर सकते हैं। इसलिए प्रेफरेंस ऐसे नेताओं को मिलने लगी जो ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर न उठें, जो लीडरशिप के प्रति लॉयल रहें और जिनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल केंद्र की कृपा से जुड़ी रहें। दूसरा बड़ा कारण था इलेक्टोरल मशीनरी पर भरोसा। बीजेपी ने पिछले एक दशक में बूथ लेवल मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, नैरेटिव बिल्डिंग और सोशल मीडिया आउटरीच में अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ हासिल की। पार्टी लीडरशिप को यह कॉन्फिडेंस हो गया कि चुनाव अब इंडिविजुअल सीएम कैंडिडेट्स के चेहरे पर नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के ब्रांड, पार्टी सिंबल और नेशनल नैरेटिव पर जीते जा सकते हैं। इसी थिंकिंग के तहत ये मान लिया गया कि चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, चुनावी जीत सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन गवर्नेंस और इलेक्शन मैनेजमेंट के बीच जो फर्क है, उसे इस मॉडल में अंडर एस्टिमेट कर लिया गया। तीसरा सिस्टेमिक कारण था डबल इंजन नैरेटिव। बीजेपी ने यह कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया कि जब केंद्र और राज्य में सैम पार्टी की सरकार होती है, तो डेवलपमेंट तेज होता है। इस नैरेटिव में चीफ मिनिस्टर की इंडिविजुअल कैपेसिटी सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि फोकस रहता है कोऑर्डिनेशन पर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि कोऑर्डिनेशन तभी इफेक्टिव होता है जब स्टेट लीडरशिप खुद कॉम्पिटेंट और डिसाइसिव हो। लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स अक्सर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन स्लो और अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है। इस सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी का रोल भी ड्रामेटिकली बदल गया। जब चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकली कमजोर होता है, तो आईएएस ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिशियल्स के पास डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस आ जाता है। डिसीजन मेकिंग फाइल्स और प्रोसीजर्स में उलझ जाती है, क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पॉलिटिकल कवर की जरूरत महसूस होती है। कई मामलों में यह देखा गया कि चीफ मिनिस्टर रिस्क लेने से बचते हैं, कंट्रोवर्शियल लेकिन जरूरी डिसीजंस पोस्टपोन करते हैं और स्टेटस क्वो बनाए रखने को ही सेफ ऑप्शन मानते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि गवर्नेंस रिएक्टिव बन जाती है, प्रोएक्टिव नहीं। इस मॉडल की सबसे बड़ी वीकनेस क्राइसिस सिचुएशंस में सामने आती है, जब कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू, सोशल आउटरीच या एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है। तब जनता डिसाइसिव लीडरशिप देखना चाहती है। स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स ऐसे मोमेंट्स में नैरेटिव कंट्रोल कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट करते हैं और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लाइटवेट लीडर्स अक्सर कंफ्यूज दिखाई देते हैं, स्टेटमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी होती है और कई बार उन्हें सेंट्रल लीडरशिप के इंटरवेंशन का इंतजार करना पड़ता है। इससे पब्लिक परसेप्शन बनता है कि राज्य सरकार ऑटोनॉमस नहीं है। पार्टी सिस्टम के भीतर भी ये मॉडल फ्रिक्शन पैदा करता है। एमएलएस और लोकल लीडर्स जो ग्राउंड पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, जब देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनके कंसर्न्स को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो डिसैटिस्फैक्शन बढ़ती है, फैक्शनलिज्म जन्म लेता है और इंटरनल पॉलिटिक्स शार्पन हो जाती है। कुछ लीडर्स मीडिया लीक्स के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करने लगते हैं, जिससे पार्टी की डिसिप्लिन्ड इमेज को नुकसान होता है। आयरनी यह है कि जिस इंटरनल चैलेंज को अवॉइड करने के लिए लाइटवेट सीएमएस चुने गए थे, वही चैलेंज नए रूप में वापस आ जाता है। एक और महत्वपूर्ण सिस्टेमिक इशू है अकाउंटेबिलिटी का कंफ्यूजन। जब गवर्नेंस अच्छा होता है, तो क्रेडिट सेंट्रल लीडरशिप को जाता है, और जब गवर्नेंस खराब होती है, तो ब्लेम चीफ मिनिस्टर पर डाल दिया जाता है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर खुद जनता की नजर में पावरफुल नहीं होता, तो ब्लेम सीधे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने लगता है। डबल इंजन नैरेटिव इसी पॉइंट पर उल्टा पड़ जाता है। वोटर्स पूछने लगते हैं कि अगर दोनों इंजन्स एक साथ हैं, तो ट्रेन पटरी से क्यों उतर रही है। इस पूरी स्ट्रक्चर में मीडिया मैनेजमेंट भी एक फैक्टर बन जाता है। लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स अक्सर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक एंगेजमेंट
और प्रेस हैंडलिंग में कमजोर साबित होते हैं। उनके स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं, डेटा एरर्स सामने आते हैं और ऑपोजिशन को मौकरी का मौका मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स ऐसी स्थितियों को नैरेटिव बैटल्स में बदल लेते हैं, लेकिन वीक लीडर्स डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। इससे गवर्नेंस परसेप्शन और खराब होती है। इन सभी कारणों को जोड़कर देखें तो साफ होता है कि लाइटवेट सीएम स्ट्रैटेजी सिर्फ इंडिविजुअल नेताओं की कमजोरी का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टेमिक डिजाइन इशू है। ये डिजाइन इलेक्शन जीतने के लिए इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नेंस के कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को हैंडल करने में बार बार फेल होता दिख रहा है। बीजेपी लीडरशिप अब इसी सिस्टम के भीतर सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश कर रही है, जैसे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, टाइटर फीडबैक मैकेनिज्म्स और फ्रीक्वेंट रिव्यूज। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सिर्फ मैनेजमेंट ट्विक से ठीक किया जा सकता है? यहीं से ये डिबेट आगे बढ़ती है कि आने वाले समय में इसका असर बीजेपी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, वोटर ट्रस्ट और फ्यूचर लीडरशिप पाइपलाइन पर कैसे पड़ेगा। यही इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज हम अगले भाग में देखेंगे। लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स की रणनीति का असर अब सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका राजनीतिक, संगठनात्मक और इलेक्टोरल प्रभाव भी साफ दिखाई देने लगा है। सबसे पहला और प्रत्यक्ष इम्पैक्ट जनता के भरोसे पर पड़ता है। जब किसी राज्य में सरकार होती है तो आम नागरिक सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदार मानता है, भले ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन केंद्र में हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की असल परीक्षा राज्य सरकार की होती है। जब लीडरशिप कमजोर दिखती है, निर्णय लेने में देरी होती है या क्राइसिस सिचुएशंस में स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, तो जनता का विश्वास धीरे धीरे एरोजन का शिकार होने लगता है। यही एरोजन लंबे समय में इलेक्टोरल नुकसान में बदल सकता है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सवाल यहाँ बेहद अहम है। बीजेपी ने खुद को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस पार्टी के रूप में पोजीशन किया है, जहां लीडरशिप डिसाइसिव होती है और एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होता है। लाइटवेट सीएमएस के परफॉर्मेंस इश्यूज इस ब्रांड इमेज को डायरेक्टली चोट पहुंचाते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज को ये कहने का मौका मिल जाता है कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन जीतने में एक्सपर्ट है, लेकिन गवर्नेंस में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रही। ये नैरेटिव खास तौर पर अर्बन मिडिल क्लास और यंग वोटर्स के बीच असर डालता है, जो सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि गवर्नेंस आउटकम्स पर भी ध्यान देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी इसके गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। स्टेट यूनिट्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है क्योंकि लोकल लीडर्स को लगता है कि उनकी मेहनत और ग्राउंड कनेक्ट को नजरअंदाज करके ऊपर से इम्पोज्ड नेतृत्व थोपा गया है। इससे काडरे मोटिवेशन पर असर पड़ता है। बीजेपी जैसी पार्टी जो बूथ लेवल वर्कर्स की एनर्जी पर चलती है, उसके लिए ये एक साइलेंट लेकिन डेंजरस प्रॉब्लम बन सकती है। वर्कर्स तब ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब उन्हें लगता है कि स्टेट लीडरशिप उनकी आवाज समझती है और उनके बीच से ही निकली है। इलेक्टोरल इम्पैक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में बीजेपी अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख सकती है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में रिस्क बढ़ता जा रहा है। स्टेट इलेक्शंस में एंटी इनकम्बेंसी हमेशा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बनती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं। लेकिन जब सीएम कमजोर होता है और उसके डिसीजंस बार बार सेंटर से इन्फ्लुएंस दिखते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे सेंट्रल लीडरशिप तक ट्रैवल करने लगती है। डबल इंजन नैरेटिव यहाँ उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वोटर्स पूछने लगते हैं कि जब दोनों जगह सैम पार्टी है तो अकाउंटेबिलिटी आखिर किसकी है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखें तो बीजेपी के सामने अब 3 संभावित रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है इस मॉडल को और ज्यादा टाइटन करना, जहां परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग के जरिए लाइटवेट सीएमएस को टाइटली कंट्रोल किया जाए और ब्यूरोक्रेसी के जरिए गवर्नेंस गैप्स को भरने की कोशिश की जाए। ये अप्रोच टेक्निकली वर्केबल हो सकती है, लेकिन इसमें ह्यूमन लीडरशिप का जो वैक्यूम है वो पूरी तरह नहीं भर पाएगी। दूसरा रास्ता है कोर्स करेक्शन का, जहां पार्टी स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स को फिर से मौका दे, भले ही इससे इंटरनल पावर सेंटर्स उभरे। ये रास्ता पॉलिटिकली रिस्की है, लेकिन गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। तीसरा रास्ता एक हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, जहां लॉयल लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्पिटेंट लीडर्स को आगे लाया जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन और जनता दोनों के बीच बैलेंस बना सके। एक और बड़ा कॉन्सिक्वेंस लीडरशिप पाइपलाइन से जुड़ा है। जब लाइटवेट लीडर्स को टॉप पदों पर लाया जाता है, तो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडर्स विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। इंडियन पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली चीफ मिनिस्टर्स को नेशनल लीडरशिप के नर्सरी के रूप में देखती रही है। अगर स्टेट्स में सिर्फ कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो कल के बड़े लीडर्स कहां से आएंगे? ये एक स्ट्रैटेजिक सवाल बन जाता है। बीजेपी के लिए ये चिंता खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी लॉन्ग टर्म डोमिनेंस की सोच रखती है। मीडिया और नैरेटिव मैनेजमेंट के स्तर पर भी बदलाव दिख सकता है। लगातार गवर्नेंस क्रिटिसिज्म के चलते बीजेपी को अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी रिफाइन करनी पड़ सकती है।
लाइटवेट CMIs के स्टेटमेंट्स और पब्लिक हैंडलिंग में गलतियां पार्टी के लिए एम्बैरसमेंट बनती रही है। फ्यूचर में पार्टी शायद ज्यादा मीडिया ट्रेंड, आर्टिकुलेट और पॉलिसी अवेयर नेताओं को प्रेफरेंस दे, भले ही वे मास लीडर्स न हो। इससे एक नया काइंड का पॉलिटिकल लीडरशिप उभर सकता है जो करिश्मा से ज्यादा कॉम्पिटेंस पर आधारित हो। फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ये स्ट्रैटेजी असर डालती है। अगर स्टेट्स में डिसीजन मेकिंग लगातार सेंट्रल लीडरशिप के शैडो में होती रही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट कमजोर पड़ सकती है। स्टेट्स की स्पेसिफिक जरूरतें और लोकल सॉल्यूशंस नेशनल टेम्पलेट में फिट नहीं बैठ पाती, जिससे पॉलिसी मिसमैच पैदा होता है। ये लॉन्ग टर्म गवर्नेंस इफेक्टिवनेस के लिए एक बड़ा खतरा है। इन सभी इंपैक्ट्स को जोड़कर देखें तो साफ है कि लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स की स्ट्रैटेजी अब एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। बीजेपी इसे ईदर इवॉल्व कर सकती है या फिर इससे होने वाले नुकसान को एक्सेप्ट करते हुए पुराने लीडरशिप मॉडल्स की ओर लौट सकती है। आने वाले स्टेट इलेक्शंस और गवर्नेंस रिफॉर्म्स ये तय करेंगे कि पार्टी इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल पाती है या नहीं। अब आखिरी सवाल ये रह जाता है कि इस पूरी कहानी का फाइनल टेकअवे क्या है और आगे भारतीय राजनीति किस दिशा में जा सकती है। यही हम अगले और अंतिम भाग में समेटेंगे। अगर अब तक की पूरी डिस्कशन को समेट कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स की रणनीति बीजेपी के लिए एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कन्वीनियंस जरूर रही, लेकिन लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और क्रेडिबिलिटी के लिहाज से ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज बन चुकी है। इस स्ट्रैटेजी का असली असर तब समझ में आता है जब हम इसे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं, जहां लीडरशिप की कमजोरी सीधे तौर पर गवर्नेंस फेलियर्स और पॉलिटिकल एम्बैरसमेंट में बदलती दिखाई दी। मध्य प्रदेश इसका एक अहम उदाहरण बनकर उभरता है। शिवराज सिंह चौहान जैसे एक्सपीरियंस्ड और मास लीडर को हटाकर रिलेटिवली लो प्रोफाइल नेतृत्व को आगे लाने का फैसला सेंट्रल कंट्रोल के लिहाज से समझा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर गवर्नेंस कंटिन्यूटी पर पड़ा। इंदौर और आसपास के इलाकों में कंटामिनेटेड वाटर से डेथ्स का मामला सामने आया और स्टेट लीडरशिप की रिस्पांस कैपेसिटी पर सवाल उठे। क्राइसिस कम्युनिकेशन कमजोर रही, अकाउंटेबिलिटी अनक्लियर दिखी और जनता के बीच ये परसेप्शन बना कि चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेने से ज्यादा डैमेज कंट्रोल मोड में है। ये वही मोमेंट होता है जहां स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नैरेटिव बनाती है, लेकिन वीक लीडरशिप खुद नैरेटिव का शिकार हो जाती है। उत्तराखंड का मामला और भी ज्यादा इंस्ट्रक्टिव है। अंकिता भंडारी मर्डर केस के दौरान पब्लिक आउटरीच अनप्रेसिडेंटेड था। प्रोटेस्ट्स, मीडिया प्रेशर और सोशल मीडिया एंगर ने स्टेट गवर्नमेंट को घेर लिया। यहाँ चीफ मिनिस्टर की भूमिका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, मॉरल लीडरशिप की भी होती है, लेकिन डिलेड एक्शंस, मिक्स्ड मैसेजिंग और परसीव्ड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ने सरकार की क्रेडिबिलिटी को गहरा नुकसान पहुंचाया। ये परसेप्शन बना कि स्टेट लीडरशिप सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने में सक्षम नहीं है और डिसीजंस ऊपर से गाइडेड है। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रहा, बल्कि गवर्नेंस एथिक्स पर सवाल बन गया। दिल्ली में रेखा गुप्ता जैसे उदाहरण सिंबॉलिक है, लेकिन नैरेटिव डैमेज के लिहाज से बेहद इम्पैक्टफुल है। जब चीफ मिनिस्टर पब्लिक मंचों पर एयर पोल्यूशन जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर गलत या पुअरली फ्रेम्ड स्टेटमेंट्स देती है या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में फैक्चुअल एरर्स सामने आते हैं, तो ऑपोजिशन को गवर्नेंस मॉकरी का हथियार मिल जाता है। ऐसे मोमेंट्स में जनता लीडरशिप कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन करने लगती है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स अक्सर ऐसी गलतियों को कोर्स करेक्शन में बदल लेते हैं, लेकिन लाइटवेट लीडरशिप में ये स्कोप सीमित रह जाता है। राजस्थान में माइनिंग और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर भी यही पैटर्न दिखा। पब्लिक ग्रीवेंसेस लंबे समय तक अनरिजॉल्व रही और परसेप्शन बना कि स्टेट लीडरशिप ईदर अनविलिंग है या अनेबल है टू कॉन्फ्रंट पावरफुल इंटरेस्ट्स। जब चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकली मजबूत नहीं होता तो वो टफ कॉल्स लेने से बचता है, क्योंकि उसे इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलैश का डर रहता है। इसका सीधा असर गवर्नेंस पैरालिसिस के रूप में सामने आता है। इन एग्जाम्पल से एक ब्रॉडर कंक्लूजन निकलता है। बीजेपी की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन गवर्नेंस नैरेटिव में क्रैक्स साफ दिखने लगे हैं। पार्टी का बिगेस्ट एसेट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप परसेप्शन रहा है और लाइटवेट चीफ मिनिस्टर्स उसी परसेप्शन को धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहे हैं। डबल इंजन नैरेटिव जो कभी बीजेपी की ताकत थी, अब अकाउंटेबिलिटी ट्रैप में बदलता दिख रहा है, क्योंकि वोटर्स पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी है तो फेलियर्स की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क लीडरशिप वैक्यूम है। अगर स्टेट्स में कैरिज्मेटिक और कॉम्पिटेंट लीडर्स डेवलप नहीं होंगे तो फ्यूचर में नेशनल लीडरशिप पाइपलाइन कमजोर पड़ेगी। इंडियन पॉलिटिक्स हमेशा चीफ मिनिस्टर्स को नेशनल कॉन्टेंडर्स के रूप में देखती रही है। अगर स्टेट लीडरशिप सिर्फ कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स तक सीमित रह गई
तो बीजेपी को फ्यूचर में क्रेडिबल मास लीडर्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कंक्लूजन यही है कि लाइटवेट चीफ मिनिस्टर मॉडल अब अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। बीजेपी के पास अभी भी समय और राजनीतिक कैपिटल है कोर्स करेक्शन करने का। पार्टी चाहे तो लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस के बीच बैलेंस बना सकती है, स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स को स्पेस दे सकती है और गवर्नेंस को फिर से अपनी कोर स्ट्रेंथ बना सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गवर्नेंस फेलियर्स धीरे धीरे इलेक्टोरल सरप्राइजेस में बदल सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को स्ट्रॉन्ग मास लीडर्स को वापस स्टेट लीडरशिप में लाना चाहिए या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ही फ्यूचर पॉलिटिक्स का रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।